उद्धव का अग्निपथ, सीधा सा सवाल, उद्धव का अग्निपथ। जी हां, हिंदुत्व पर रार, फंस गई उद्धव सरकार। बड़ी खबर आज की, बहुत बड़ी खबर है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट लगातार हो रही है। दो बड़े अपडेट जल्दी से आपको दे देता हूं। बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट तक बातचीत हो गई है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की फोन पर बातचीत हो गई है 15 से 20 मिनट। दूसरी बड़ी खबर यह भी आ रही है कि एक शर्त रख दी गई है कि अगर बीजेपी से गठबंधन कर ले शिवसेना तो वो वापस आ सकते हैं। ये दो बहुत बड़ी खबरें हैं। मतलब शिवसेना के दोनों हाथों में लड्डू हैं, या तो कांग्रेस एनसीपी के साथ साकार है या जो है सरकार बच जाएगी बीजेपी के साथ। लेकिन क्या फंस गई उद्धव सरकार? और ये एक तरीके से हिंदुत्व पर क्या टुकड़े टुकड़े शिवसेना? ये भी सवाल इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे बहुत नाराज हैं कि हिंदुत्व को लेकर बहुत बड़ा डेंट हुआ है। हिंदुत्व को लेकर छवि बहुत खराब हो गई है। हनुमान चालीसा को लेकर जो पूरा विवाद रहा उसको लेकर, इसके बाद लाउड स्पीकर विवाद जो रहा उसको लेकर, तो वो हिंदुत्ववादी शिवसेना अब नहीं रही है और कांग्रेस एनसीपी के साथ अलायंस नहीं। ये बहुत बड़ी खबर है। हिंदुत्व पर रार, क्या फंस गई उद्धव सरकार? देश नहीं झुकने देंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। क्या महाराष्ट्र सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? उल्टी गिनती क्या शुरू हो चुकी है? ये खबर आपको दें, लेकिन वो तस्वीर एक बार फिर से दिखा दीजिए। आज ये सवाल उठाने से पहले आपको नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के प्रवर्तन निदेशालय के मतलब प्रदर्शन के आपत्तिजनक वीडियो, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाइए भाई, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाइए। ये वीडियो आप देखिए, देश के जवानों पर थूका गया है। आप आगे बढ़ते जाइए, जैसे जैसे हुआ ये कि इनको पकड़ा जा रहा था, समझिएगा पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझिएगा। इनको पकड़ा जा रहा था। ये कांग्रेस, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, ये महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं नेटा डिसूजा। अब देखिए, इनको पकड़ा जा रहा था, वो थोड़ी नाराज थी क्योंकि प्रदर्शन हो रहा था। और अब ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, महिला देखिए सब महिला अफसर हैं जिन्होंने पकड़ा हुआ है। फिर पुलिस वहां पर खड़ी थी, ये गुस्से में थी थोड़ा। फिर जब वो आगे बढ़ी तो आगे जो हुआ वो मैं मतलब अपने शब्दों में भी नहीं बताऊंगा, वो असंभव है। मैं बताऊंगा आपको तो आप भरोसा नहीं करेंगे कि महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने थूका है। वो क्या हुआ, ये जब आप आगे तस्वीरें जब ये बढ़ेंगी, जब ये गाड़ी के अंदर जाएंगी, उसके बाद ये थूकती हुई कैमरे में कैद हुई हैं। जब ये यहां पर थोड़ी माहौल खराब हुआ, थोड़ा आप देख रहे हैं, उसके बाद इनको बस में चढ़ाया गया। ये महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है नेटा डिसूजा। ये देखिए, ये अब जब ये बस के अंदर बैठी, ये देखिए, ये देखिए आप, ये तस्वीरों की बात, ये किसी को भरोसा नहीं हो सकता संभवतः। ये देखिए आप, ये हैरान कर देने वाली, संभवतः शर्मसार कर देने वाली, आपत्तिजनक तस्वीरें हैं। इंटेंशनल थूका गया। इन तस्वीरों को रखिएगा स्क्रीन पर। ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें। ये विरोध था कि जो पूछताछ हो रही है राहुल गांधी से, उसका गुस्सा था। गुस्सा लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार है, वो सारी चीजें। लेकिन सामने जवान है, सामने जवान है, रैपिड एक्शन फोर्स की महिला जवान है, वो वहां सामने जवान है, पुलिस वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए जवानों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ये हैरान कर देने वाली तस्वीर है। ये देखिए आप, ये हैरान कर देने वाली तस्वीर है। इनका नाम मैं आपको बता देता हूं। महिला, ये कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, ये महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है नेटा डिसूजा। ये नाराज थी, इनको पकड़ा गया, बस में रखा, इनको फिर जो संभवतः हिरासत में लिया गया, वो तमाम चीजें। लेकिन वहां तक ठीक था, इन्होंने गुस्से में आके थूक दिया। इन्होंने गुस्सा किस चीज का? राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है इस चीज का, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं इस चीज का, 5वां दिन है पूछताछ का इस चीज का। और ऐसा क्या गुस्सा कि आप जवानों पर थूक रहे हैं? एक तरफ सेना की बात की जा रही है, अग्निपथ का विरोध हो रहा है कि नहीं सेना के साथ है, सेना अग्निपथ की बात की जा रही है, वहीं जवानों पर थूका जा रहा है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर रखिए। पूरा देश इस वक्त देश नहीं झुकने देंगे देखता है, और ये तस्वीरें देश को झुकाने वाली हैं। ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं, ये बेहद आपत्तिजनक तस्वीरें हैं। और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी इन तस्वीरों के साथ बिल्कुल नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी तुरंत कार्रवाई करेंगी इन पर, क्योंकि ये इन तस्वीरों की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। मेरे साथ अमिताभ जी है, मेरे पॉलिटिकल एडिटर। इस तस्वीरों को स्क्रीन पर रखिए। अमिताभ जी, ये किस चीज का गुस्सा है? और वो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है नेटा डिसूजा। अमिताभ जी,
बिल्कुल, ये नेता ये कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे जब कांग्रेस के जब अव्वल नेता हैं जिनको पूरी की पूरी महिला मोर्चा को लीड करना है, अगर वो जवानों पर इस तरह से थूक रही हैं, वो जवान जिस पर पूरा देश नाज करता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं हमारे देश को इन पर गर्व है, पूरा का पूरा देश और पूरी सरकार उनके साथ, महिला जवान है, वो भी महिला जवानों पे। अमन, ये संवेदनशील विषय है। देखिए अमिताभ देखिए, किसी ने रिएक्ट नहीं किया। आप सोचिए, महिला जवानों पर थूका गया, महिला जवानों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। इनकी संवेदनशीलता भी, संयम बढ़ता, संयम भी और संवेदनशीलता भी कि महिलाओं के साथ कोई गलत हरकत नहीं करनी, हमें ये सहना भी हुआ। ये बहुत गलत हुआ ये आचरण। मुझे लगता है पार्टी आलाकमान को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। अब तक जितने भी शायद शेख हुसैन का बयान आया, पार्टी ने अपने आप को अलग किया, फिर सुबोध खान साहे का बयान आया, फिर पार्टी ने अपने आप को अलग किया। अब ये वाला जो आचरण है ये अशोभनीय है। ये सिर्फ अशोभनीय नहीं बल्कि ये इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, कोई देश के जवानों पर आपको कितना भी गुस्सा क्यों ना आ रहा हो अमिताभ जी, आपको कितना भी क्रोध क्यों ना हो, आपको कितना भी वफादारी क्यों ना दिखानी हो, मतलब ऐसी कौन सी वफादारी जो वर्दी पर भारी होगी। एक हमने रेणुका जी का तस्वीरें देखी थी, वो उन्होंने वर्दी पर कानून के कॉलर पर हाथ डाल दिया था। आज हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, वो कानून के कॉलर पर रेणुका जी ने हाथ डाला था, तब हमने ये अलग ही तरह का प्रदर्शन दिख रहा है। और ये सब कुछ शायद सत्याग्रह, ये सत्याग्रह हो रहा है अमिताभ जी, ये सत्याग्रह के नाम पर हो रहा है। और ये महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है नेटा डिसूजा, नाम बार बार ले रहा हूं, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेटा डिसूजा। तस्वीरें देखिए आप, भरोसा नहीं होगा आपको अपनी आंखों पर। अमन, सत्याग्रह, ये सत्याग्रह है, ये सत्याग्रह है। महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह शुरू किया था, इसका मतलब होता था सत्य के नाम पर आग्रह। आप सरकार से आग्रह करते थे कि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार उस पर दमन नहीं कर पाती थी अमन। लेकिन ये तो अलग ही ये सत्याग्रह है। ये सत्याग्रह है एक परिवार को बचाने के लिए। ये सत्याग्रह इसलिए नहीं कि कांग्रेस को सत्ता में लाना है, परिवार से जनता की सेवा करनी है। ये सत्याग्रह सिर्फ एक परिवार के लिए है। अमिताभ जी, परिवार से प्रश्न पूछना मना है क्या? मतलब आप प्रदर्शन करिए, लोकतांत्रिक अधिकार है, आप विरोध प्रदर्शन करिए, सड़कों पर उतरे, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वो भी तो ड्यूटी कर रहे हैं। ये जो महिला जवान हैं, ये जो पुलिस वाले, ये तो ड्यूटी कर रहे हैं ना अपनी, ये लोग भी तो ड्यूटी कर रहे हैं। और क्या ये ड्यूटी हो रही है? सिर्फ ड्यूटी हो रही है, लेकिन तस्वीरों ने पूरे देश को आज एक तरीके से शर्मसार किया। सोचिए, वही कांग्रेस है जो अग्निवीरों की चिंता दिखाते हुए सत्याग्रह कर रही है। अच्छा, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आपने देखी, आज एक और जगह कहा सुनी हुई, और वो अलका लांबा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की नेता हैं, उनके साथ क्या हुआ वो तस्वीर में अगर हम आज एक बार दिखाते हैं पीसीआर। ये देखिए, ये ऑडियो आप कर दीजिए पूरा, इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिएगा। निहत्थी हूँ ना, कोई हत्थी हूँ, हम लोग भी निहत्थे हैं। हाँ, नहीं आप निहत्थे नहीं हो। हाँ, क्या दिख रहा हमारे पास? मैं आपसे बहस नहीं कर रही, आप क्यों उठाइए। लड़कियों भारत माता की जय, जय जवान जय हो जाओ यार, पीछे के जूम कर लो यार, आगे चढ़ते जाओ, तुम्हारी वजह से मैं हो रहा हूँ यार। गर्दन को कैसे पकड़ रही हो? देख रहे हैं मीडिया देख रहा है। मैं अपनी गर्दन को बचाने के लिए अगर इसका हाथ पकड़ूंगी, आप दिखाएंगे कि वर्दी का हाथ पकड़ लिया, मेरी गर्दन इसने इतनी तेज तोड़ने की कोशिश की, और मैं अपनी गर्दन बचाने के लिए इसका हाथ पीछे करूंगी, आप दिखाएंगे। अलका लांबा ने वर्दी पर हाथ मत करो, इनको बोलो निहत्थी तो है, अकेली है, ये सब खड़े हैं, मेरे से खतरा है, मेरे हाथ में बम है, AK-40। कहाँ ले जाएंगे? खड़े हो जाइए आप, कोई बात। हाँ, नहीं होंगी खड़ी, नहीं कानून तोड़ रही हूँ, निहत्थी हूँ ना, कोई हत्थी हूँ, हम लोग भी निहत्थे हैं। हाँ, नहीं आप निहत्थे नहीं हो। हाँ, क्या दिख रहा हमारे पास? मैं आपसे बहस नहीं कर रही, आप क्यों उठाइए। लड़कियों भारत माता की जय, जय जवान जय हो जाओ यार, पीछे के जूम कर लो यार, आगे चढ़ते जाओ, तुम्हारी वजह से मैं हो रहा हूँ यार। गर्दन को कैसे पकड़ रही हो? देख रहे हैं मीडिया देख रहा है। मैं अपनी गर्दन को बचाने के लिए अगर इसका हाथ पकड़ूंगी, आप दिखाएंगे कि वर्दी का हाथ पकड़ लिया, मेरी गर्दन इसने इतनी तेज तोड़ने की कोशिश की, और मैं अपनी गर्दन बचाने के लिए इसका हाथ पीछे करूंगी, आप दिखाएंगे। अलका लांबा ने वर्दी पर हाथ मत करो, इनको बोलो निहत्थी तो है, अकेली है, ये सब खड़े हैं, मेरे से खतरा है, मेरे हाथ में बम है, AK-47 है, क्या है, बस बैठी हूँ, आराम से बैठी हूँ, गांधी के देश में शांतिपूर्ण तरीके से बैठी हूँ, हाथ बंधे हुए हैं, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, नहीं करने दे रहे। कहाँ ले जाएंगे? खड़े हो जाइए आप, कोई बात। हाँ, नहीं होंगी खड़ी, नहीं कोई कानून तोड़ रही हूँ, निहत्थी हूँ ना, कोई हत्थी हूँ, हम लोग भी निहत्थे हैं। हाँ, नहीं आप निहत्थे नहीं हो। हाँ, क्या दिख रहा हमारे पास? मैं आपसे बहस नहीं कर रही, आप क्यों उठाइए। लड़कियों भारत
माता की जय। जय जवान जय किसान। जय पीछे हो जाओ यार, पीछे होके जूम कर लो यार, आगे चढ़ते जा तुम्हारे वजह से मैं हो रहा हूँ यार। गर्दन को कैसे पकड़ रही हो? देख रहे हैं मीडिया देख रहा है। मैं अपनी गर्दन को बचाने के लिए इसका हाथ पकड़ूंगी। लड़की हो भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय पीछे हो जाओ यार, पीछे होके जूम कर लो यार, आगे चढ़ते जा तुम्हारे वजह से मैं हो रहा हूँ यार। गर्दन को कैसे पकड़ रही हो? देख रहे हैं मीडिया देख रहा है। मैं अपनी गर्दन को बचाने के लिए अगर इसका हाथ पकड़ूंगी, आप दिखाएंगे कि वर्दी का हाथ पकड़ लिया। मेरी गर्दन इसने इतनी तेज तोड़ने की कोशिश की और मैं अपनी गर्दन बचाने के लिए इसका हाथ पीछे करूंगी, आप दिखाएंगे। अलका लांबा ने वर्दी पर हाथ मत करो, इनको बोलो निहत्थी तो है, अकेली है, ये सब खड़े हैं, मेरे से खतरा है, मेरे हाथ में बम है, AK-47 है, क्या है, बस बैठी हूँ आराम से बैठी हूँ, गांधी के देश में शांतिपूर्ण तरीके से बैठी हूँ, हाथ बंधे हुए हैं। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। नहीं करने दे रहे। ये कौन से संविधान और कानून में लिखा हुआ है? कैसी ट्रेनिंग इनको दी है? यही तो कह रहे हैं, जब अग्निपथ में 4 साल की ट्रेनिंग देकर बाहर हथियारों की भेजोगे ना, ऐसी गर्दनें तोड़ेंगे। निहत्थियों की गर्दन तोड़ रही है। अब या तो मेरी गर्दन टूटेगी या मैं अपनी गर्दन को बचाने के लिए। 2 तस्वीरें तक आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाने का सिर्फ एक मकसद है कि क्या ये आचरण सही है जो नेटा डिसूजा का है। अलका लांबा के साथ जो हुआ, जो नहीं हुआ, वो तस्वीरें जो दिख रही हैं वो आप लोग तय करिए। उनका कहना है कि पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की, गर्दन, ये देखिए, ये गर्दन तोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश हुई, अलका लांबा का आरोप है। ये आप तय करिए, ये आचरण सही है नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये विरोध प्रदर्शन उनका अधिकार। लेकिन जो दूसरी तस्वीरें, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक तरफ अग्निवीरों के साथ, सेना के साथ खड़े होने की बात की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से अग्निवीर योजना के खिलाफ और सेना के साथ, लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस की नेता है वो जवानों पर ही थूक रही हैं। वो आरएएफ के जवान, महिला जवान, उन पर थूका जा रहा है, पुलिस वाले वहां पर खड़े हैं। इसकी जितनी भर्त्सना मेरे ख्याल से की जाए ये कम है। ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये महिला कांग्रेस अध्यक्ष है। एक तरफ अलका लांबा आपको नजर आ रही है, उनका विरोध प्रदर्शन, उनका विरोध प्रदर्शन अपनी जगह। वो उनका आरोप है कि इसी तरह के अग्निवीर जो आगे चलकर यही बनेंगे और फिर हमारे साथ इसी तरह की चीजें करेंगे। वो उनका कहना है कि हाथ मरोड़ा गया, उनकी गर्दन मरोड़ी गई, वो आरोप है उनका, वो अपनी जगह। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है, एक बार फुल स्क्रीन पर वो दिखा दीजिए। महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं नेटा डिसूजा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, महाराष्ट्र की बात करेंगे। ये तस्वीर एक बार फिर से ध्यान से देखिए। कांग्रेस नेता नेटा डिसूजा की, मैं कह सकता हूं, कोई मुझे संकोच नहीं है शब्द कहने में, शर्मनाक हरकत है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, ये बेहद आपत्तिजनक तस्वीरें हैं। विरोध का ये तरीका कतई नहीं हो सकता है कि, और देखिए सबसे बड़ी चीज, ये ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। ये भी आरएएफ की जो महिला जवान है, जो पुलिस है, कोई भी देखिए पुरुष ऑफिसर वहां पर नहीं है, कोई मैन हैंडल नहीं किया गया, वहां पर महिला ऑफिसर्स है वहां पर, लेकिन उन पर थूका गया। उसके बावजूद उनको अंदर जाने के लिए कहा गया कि यह गलत है, और फिर अंदर दरवाजा जो है बंद कर दिया गया। महिला कांग्रेस की नेता नेटा डिसूजा। ये तस्वीरें आज दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि सत्याग्रह के दौरान हुआ ये सत्याग्रह के दौरान हुआ। विरोध की वजह ईडी में राहुल जी से पूछताछ और अग्निपथ, वो तमाम चीजें, विरोध हो सकता है, लेकिन इन तस्वीरों को कोई भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। एक बार आप जल्दी से महाराष्ट्र का गणित आपको बता देते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत करी थी उद्धव का अग्निपथ। जो गणित है एक बार वो स्क्रीन पर डाल दीजिए, जितना भी नंबर्स, एक बार जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं, फिर मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, सबके पास चलेंगे। अवनीश श्रीवास्तव जी हैं, अमिताभ जी यहाँ के पॉलिटिकल एडिटर, मेरे सहयोगी वो मेरे साथ हैं, फहमीदा हसन एनसीपी से, आनंद दुबे शिवसेना से, बहुत बड़ा पैनल है। लेकिन देखिए आप सबको देख पा रहे हैं, अमिताभ जी नजर आ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर न्यूज 18 इंडिया, राजनीतिक संपादक। आनंद दुबे जी हैं शिवसेना से, आनंद भाई आपका स्वागत। फहमीदा हसन है जो कि एनसीपी से हैं, इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा था, आपको याद होगा जब हनुमान चालीसा का पूरा विवाद था, और आज भी इनको पढ़ना चाहिए शायद, क्योंकि संकट है और संकट मोचक तो हनुमान है। बहरहाल अवनीश श्रीवास्तव जी हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन अब एक बार आंकड़े दिखा दीजिए, जो आंकड़े, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए कुल सीटें 288, बहुमत 145, एनसीपी 54। अच्छा ऊपर देखिए शिवसेना के पास अब 18 बच गए, क्योंकि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 37 के करीब है जो बागी हो गए हैं, जो बगावत की मूड में। अमिताभ जी ठीक कह रहा हूं मैं, इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर दीजिए। 37 हो गए बागी, तो 18 बच गए, तो अल्पमत आ गया, 132 आ गया। अमिताभ जी, अल्पमत में आ गई है सरकार, और अगर अल्पमत में आ गई है, और मुझे लगता है कि अब गेम ओवर है, बीजेपी वेट एंड वॉच कर रही है, क्योंकि पिछली बार जो 2.5 साल पहले गलतियां हुई थी, राष्ट्रपति शासन लगाने की, झटपट शपथ दिलवाने की देवेंद्र फडणवीस को, वो गलती बीजेपी नहीं करना चाहती है। वो एक अलग खेमा बनाना चाहती है, ताकि
दल बदल विरोधी कानून के तहत नहीं आए, जिसके लिए 37 विधायक बहुत जरूरी हैं। अगर अलग खेमा बनेगा, सरकार अपने आप गिरेगी, तब बीजेपी खलनायक के तौर पर पेश नहीं कर पाएगा कोई भी महाविकास। अच्छा, ये जो नंबर्स है इसको जल्दी से एक बार ये बताइए। शिवसेना 55 थे, 18 रह गए क्योंकि 37 भागी, और 288 कुल, बहुमत का आंकड़ा 145, 132, तो फ्लोर टेस्ट की नौबत आएगी। और कंडीशंस क्या कैसे, या तो गिरेगी या बचेगी? अगर मैं आपसे पूछूं, गिरेगी बचेगी? क्योंकि वो शर्त रख दिया शायद शिंदे जी ने कि बीजेपी से अलायंस कर लो तो बच जाएगी, मतलब मैं वापस आ जाऊंगा। देखिए वो जो उन्होंने शर्तें रखी है, मुझे नहीं लगता है कि शिवसेना मानेगी कि अब बीजेपी से गठबंधन, मुझे नहीं लगता मानेगी, क्योंकि वो दूरियां काफी लंबी हो चुकी हैं। अच्छा, जो उनकी बयानबाजी हुई है सावरकर को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर, अयोध्या को लेकर, तमाम जो बयानबाजियां शिवसेना की हुई हैं, जो बाला साहब के समय शिव सैनिक जिनको बर्दाश्त भी नहीं करते, वो बयानबाजियों का समर्थन, शायद मूक समर्थन भी किया है शिवसेना ने। तो मुझे लगता है एकनाथ शिंदे जो खुद शिव सैनिक हैं, बाला साहब को अपना आइडल मानते हैं, उनको शायद ये बर्दाश्त नहीं होगा। शायद यही कारण है कि वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमें बीजेपी के साथ समर्थन करना चाहिए, उनके साथ नहीं। तो आनंद दुबे जो बैठे हैं वो भी तो सच्चे शिव सैनिक हैं। अगर शिंदे जी सच्चे शिव सैनिक हैं तो आनंद भाई आप क्या नकली शिव सैनिक हैं? आप भी तो शिव सैनिक हैं। आपको भी तो बुरा लगा होगा जो चीजें हुई, चाहे हनुमान चालीसा को लेकर, चाहे लाउड स्पीकर विवाद को लेकर, चाहे मेरे को याद नहीं आखिरी बार आप लोगों ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस कब मनाया? अमन भाई, आपका याददाश्त बहुत कमजोर है। अच्छा, 15 जून को आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में हम अयोध्या गए थे। नहीं 6 दिसंबर होता है। बाबरी कब ढाई गई थी? तारीख भी भूल गए। एक मिनट आप लोग शौर्य दिवस मनाते थे 6 दिसंबर को। ठाकरे ना सर, नहीं, याददाश्त आपकी अमन कमजोर भाई हो गई। मुझे बोलने, आप एंकर हैं, आपके हाथ में लगाम है, तो आप हमें बोलने नहीं देंगे तो कोई गठबंधन की लगाम तो आपके हाथ में है। अगर बोलने दें तो कुछ बात बनेगी। अच्छा, अगर बोलने, अमन जी अगर मुझे बोलने दें तो मैं बात बताऊं। आनंद भाई बोलिए। आनंद भाई 15 जून को हम आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में अयोध्या गए थे। शिवसेना से नेताओं का जाना कोई नई बात नहीं। छगन भुजबल छोड़कर गए, नारायण राणे छोड़कर गए, राज ठाकरे छोड़कर गए। लोग कहते थे शिवसेना खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको बता दूं अमन भाई कि शिवसेना और 4 गुना ताकत से बड़ी हो गई, शिवसेना और मजबूत हो गई। सर 18 बचे हैं। शिंदे साहब के बारे में अगर कुछ कहूं, कहां ये आंकड़ा, ये आपका आंकड़ा जो है पता नहीं आपने कहां से लाया है। आप लोगों की गणित बहुत कमजोर है। गणित अच्छा, आप बताइए मेरे को, कोई खबर दे दीजिए। हमारे पास टोटल 55, बता रहा हूं, बैठक में कितने आए थे? बता रहा हूं, बैठक में हमारे कितने आए पास थे? टोटल बता रहा हूं, हमारे पास टोटल बता रहा हूं, सुनेंगे नहीं। हमारे पास टोटल 55 विधायक हैं, 22 लोग बैठक में आए थे, बाकी लोग नॉट रीचेबल हैं। अब एकनाथ शिंदे का कहना है कि मेरे साथ सूरत में बहुत सारे विधायक हैं। तो मेरा 37 है, आपका नंबर 33 है, क्या फर्क है? कौन मानेगा अमन जी? तो सर आपका नंबर 33 है, मेरा नंबर 37 है। अभी पता लग जाएगा आपके हिसाब से। सुनिए तो भाई, सुनिए तो पहले, अरे सुनिए तो। अच्छा जी, सुनिए तो जी। अब एकनाथ शिंदे सुबह से कह रहे हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। कोई व्यक्ति सूरत में, दूसरे राज्य में, वहां की पुलिस के संरक्षण में है और कह रहा है कि सारे विधायक मेरे साथ हैं। न कोई वीडियो रिलीज हो रही है, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। घर के सदस्य FIR लिखवा रहे हैं कि हमारे विधायक लापता हो गए हैं, 24 घंटे से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? आपको यदि लगता है कि एकनाथ शिंदे के पास 37 विधायक हैं, तो कर क्या रहे हैं वहां? राज्यपाल के पास जाइए प्रभु, आप बता राज्यपाल के पास न्योता लीजिए, प्रभु, सरकार गिराइए। नहीं, एक मिनट अमन जी, एक मिनट, सरकार गिरा दीजिए। राज्यपाल आपके, बीजेपी आपकी, जिस बीजेपी के बहकावे में आकर गुमराह हुए हो, वो बीजेपी कितनी बड़ी मायावी है ये अभी थोड़े दिन में दिखेगा। और रही बात सरकार गिरने की, मैं आपके टेलीविजन पर, आनंद भाई मैं आपका शुभचिंतक हूं, इतना मत बोलिए बीजेपी के साथ। कल को बीजेपी के साथ सरकार बनाए होंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा। कल तक तो गाली दे रहे थे, आज तक कुछ नहीं पता अभी कल का। कल को वो सरकार बनाई होगी, इसलिए शब्दों का चयन ठीक रखिए। मैं आपके चैनल पे आज एक घोषणा करता हूं। अच्छा, हाँ चलिए, बहुत शानदार। मैं आपके चैनल पे घोषणा करता हूं जी, सरकार नहीं गिरेगी। और आपके जितने विद्वान पंडित ये जो आंकड़े लेकर आए हैं कि अब गिरेगी तब गिरेगी, कल फिर डिबेट रखना, परसों फिर रखना, 10 दिन लगातार रखना, सरकार को कुछ नहीं होगा। ठीक है। उसका कारण है कि 2/3 मेजोरिटी अगर निकलती है तो ही सरकार बन सकती है, अन्यथा सबको चुनाव लड़ना होगा।
सबको चुनाव जीतना होगा, ये आज के डेट में महाराष्ट्र की जनता आनंद जी, फिर मैं आगे नहीं करेगी। आनंद जी एक सवाल ले रहा हूं, आनंद जी एक सवाल ले रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। शिंदे जी ने जो मतलब बीजेपी के साथ क्या अलायंस की कोई गुंजाइश है बीजेपी के साथ अलायंस की, अगर सरकार बचाने की नौबत आती है? राजनीति में अमन जी, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। बस हो गया, फिर देखिए बता दिया आपने। अब यही कांग्रेस एनसीपी सुनेगी तो कितना बुरा लगेगा। नहीं मैं साइंस की बात कर रहा हूं, मैं साइंस विज्ञान की बात कर रहा हूं। फहमीदा जी बात सुन रही होंगी, कहेंगी फिर हम किधर हैं भाई? कोई परमानेंट शत्रु नहीं है और कोई परमानेंट मित्र नहीं है। फहमीदा जी सुन रही होंगी, फहमीदा जी बहन ही होगी, एनसीपी से फहमीदा जी, आप इनके साथ अभी खड़े हैं तो जी। एक मिनट रुकिए ना फहमीदा जी, अभी आप शिवसेना के साथ हैं, अभी आपने सुना आनंद जी को, बीजेपी के साथ भी मतलब कोई जो है स्थायी दुश्मन नहीं, दोस्त नहीं, वो तो बीजेपी के साथ जाने को रेडी बैठे हैं भाई। आप उनके साथ बैठी हैं अभी, मतलब एनसीपी शिवसेना के साथ है। आप देखिए, हमें बचाने वाले हमारे हनुमान जी हैं और हमारे हनुमान जी हमारे साथी रहेंगे। और आप लोग देखते रहना कि सरकार कभी भी नहीं गिरेगी। ये एक टाइम नहीं, 3 टाइम हो चुका है। ये तीसरी बार का बीजेपी का जो है षड्यंत्र है कि सरकार कैसे गिराना है। और इसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी है, उनका जब अभी राज्यसभा का हुआ उसमें 3 इनके चुन के आए और विधान परिषद में जब इनकी 5 सदस्य चुन के आए तो इनका जो क्या बोलेंगे जिगर है ज्यादा हो गया कि चलो अभी एक और आजमा लेते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एकनाथ शिंदे जी को ये जो भूमिका अभी किए हैं, ये जब भी बीजेपी के सामने रखनी चाहिए थी, जब भी शिवसेना को बीजेपी ने धोखा दिया, जब भी उद्धव ठाकरे को जो बोला था, जो वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं किया। और आज बीजेपी की ऐसी हालत है कि पूरा देश जानता है कि जो भी वादे, जो भी जुमले बोलते पूरा नहीं करते, उसके बाद ये कैसे जाएंगे? एकनाथ शिंदे की जो भी गलतफहमी है, वो आनंद जी तो कह रहे हैं कि डोर खुला हुआ है बीजेपी के साथ भी। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। वो कह रहे हैं संभावना है, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, संभावना है। उन्होंने राजनीति की परिभाषा कही है कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। फहमीदा जी, प्रॉब्लम कांग्रेस एनसीपी से ही है और एकनाथ शिंदे जी शर्त रख रहे हैं कि भाई आप कांग्रेस एनसीपी छोड़ दो, मैं वापस आ जाऊंगा। आप समझ रही हैं? एलर्जी आप ही लोगों से है। अभी देवेंद्र फडणवीस ने उनको क्या वादा किया है या क्या लुभावनी प्रलोभन के लिए क्या उन्होंने शर्त रखी है, ठीक है, वो तो वही बता सकते हैं। अच्छा, जो हनुमान चालीसा आपने दिखाई, अभी आप लेकर बैठी हैं, पिछली बार भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा था, आपको पता है इसी हनुमान चालीसा विवाद की वजह से भी शिंदे जी नाराज हैं कि हनुमान चालीसा के चक्कर में देशद्रोह लगा दिया। ये शिवसेना है, आप लोग तो चलो खुश हुए, वो अच्छी बात है, वो आपकी सेकुलर क्रेडेंशियल्स को सूट करता है, लेकिन शिवसेना की छवि डेंट हो गई कि शिवसेना की सरकार में हनुमान चालीसा पर देशद्रोह, ये जो आप हनुमान चालीसा लेकर बैठी हैं फहमीदा जी। उन्होंने हनुमान चालीसा के ऊपर देशद्रोह नहीं, उन्होंने जिस हिसाब से चुनौती दी थी, आज एक मुख्यमंत्री को चुनौती देना फहमीदा जी वो घर से भी नहीं गलत है, वो तो घर से भी नहीं निकली थी, उन पर देशद्रोह लगा दिया था। आप भी जस्टिफाई कर रही हैं। उन्होंने चुनौती दी थी, आप उनके सुनिएगा। और इसी चुनौती पर देशद्रोह लगता है, आज चुनौती पे नहीं, आज चुनौती पे नहीं, आज सीएम जो संविधान की शपथ लेता है, वही संविधान की शपथ वो एमपी रह के उन्होंने भी वही शपथ ली, फिर किधर ना किधर संविधानिक मामला बीच में आता है। ठीक है, ठीक। मैं एक बार जल्दी से अवनीजय श्रीवास्तव जी, एक कमेंट आपका। अवनीजय श्रीवास्तव, आपको लग रहा है बचेगी, टिकेगी, गिरेगी, क्या होगा? और ये हिंदुत्व पर उद्धव का अग्निपथ मैंने नाम दिया, ये अग्निपथ है, उन्हें हिंदुत्व पर सत्ता या हिंदुत्व का सम्मान वर्सेस सत्ता में से एक को चुनना है। ये एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि भैया हिंदुत्व की छवि खराब हो गई शिवसेना की। बोलिए आप। अमन जी, अवधेश कुमार भी, अवधेश जी आ रहा हूं, अवधेश जी आ रहा हूं। अमन जी, सरकार के बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि जो शिवसेना, जो परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, उस ओवैसी की पार्टी के 2 विधायकों का समर्थन लेती है, जिसने औरंगजेब की मजार पर जाकर के सजदा किया था, जिसने संभाजी की आंखें निकाल दी, वो शिव सैनिक, महाराष्ट्र का शिव सैनिक जो है, किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे को स्वीकार कर सकता है क्या? आप बताइए मुझे। वो शिव सैनिक, लाखों शिव सैनिक के दिल की आग को आप समझ नहीं सकते,
जो कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि स्वतंत्र वीर सावरकर गद्दार है, उसके सामने घुटने टेक के बैठेगी शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना। अमन जी मैं जवाब दूंगा। नहीं, एक मिनट पूरा कंप्लीट करने दीजिए, उसके सामने बैठेगी क्या? कंप्लीट करने दीजिए। ये बात सिर्फ एकनाथ शिंदे की नहीं। एकनाथ शिंदे ने वास्तव में उन लाखों शिव सैनिकों की आवाज को पहचान करके सामने रखा है, और ये बात बड़ी साफ सी है। इसमें कहीं कोई किसी तरीके की तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मतलब ये नहीं होता है। ये जो आपका सवाल है ना अवनीश अवस्थी, ये 1 मिनट में ले जाऊं, मैं 1 मिनट आगे लेके जा रहा हूं, फिर मैं अवधेश जी आऊंगा। आनंद भाई, ये तो आपने AIMIM से गठबंधन कर लिया था शिवसेना ने अभी चुनावों में राज्यसभा के लिए। AIMIM से गठबंधन, वो AIMIM मुझे जिसके हैरानी नेता होती है औरंगजेब की मजार में गए थे ना वो लोग, अकबरुद्दीन ओवैसी वो लोग। मुझे हैरानी होती है अमन जी, आपका इतना बड़ा चैनल है, इतना लोकप्रिय चैनल है, आपके पास खबरें कैसे आती हैं? MIM ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, इमरान प्रताप गढ़ी को, न हमने मांगा था और न उन्होंने हमको दिया था। अलायंस समझा रहे थे, अलायंस है ना भाई, अलायंस है ना, आपकी सरकार है ना, कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस के साथ आप हैं, कांग्रेस से पूछिए, तो कांग्रेस के साथ है ना आप। कांग्रेस से पूछिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता आनंद भाई उसी कांग्रेस के साथ हैं। क्या शर्म आ रही है कांग्रेस के साथ जाने में? नहीं, सरकार में है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत है, AIMIM के साथ है, आप उनके लेकिन हमारा हिंदुत्व हमारे प्राण के समान है, जो हमारे शरीर में जुड़ा है। और MIM के साथ जो गए हैं वो कांग्रेस गए हैं, शिवसेना ने कभी वोट नहीं मांगा। इसके लिए कहता हूं कि आप लोग जानकारी सही नहीं रखते सर, ऐसा नहीं रखते आप लोग जानकारी। आनंद जी, सिद्धांतों से समझौता गठबंधन करके ही किया जाता है। आप जो औरंगजेब के साथ आपकी सहयोगी, उसके साथ आप समझ रहे हैं, आप कांग्रेस के साथ और कांग्रेस AIMIM के साथ लिया नहीं लिया, AIMIM का गठबंधन हुआ था। अरे हमने सरकार बनाई है सर, सरकार महाराज हमने सरकार बनाई है कॉमन प्रोग्राम पर। अवधेश जी पच नहीं रहा है किसी को। अवधेश जी आप बोलिए, अवधेश जी फंसेगी, गिरेगी, बचेगी। अमन जी ऐसा है, फहमीदा जी अभी बोल रही थी तो मुझे लगा शायद ये उद्धव ठाकरे के हनुमान संजय राउत की बात कर रहे हैं या फिर शरद पवार की कर रहे हैं कि हनुमान जी हमको बचा देंगे, क्योंकि इस समय तो 2 ही हनुमान है वहां। देखिए, भारत के किसी भी बड़े राज्य में, देखिए सामान्य घटना नहीं है, मैं कह रहा हूं भारत के किसी भी बड़े राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के मुख्य दल के अंदर जिसके नेतृत्व में शासन हो, इतना बड़ा विद्रोह कम से कम सन 2000 के इस सदी में तो नहीं हुआ था। इस दृष्टि से मैं कह रहा हूं छोटे छोटे विद्रोह होते थे, लेकिन आप देखिए कि शिवसेना के प्रधान एवं मुख्यमंत्री का आप 37 बता रहे हैं, मैं मान लेता हूं उतना नहीं है, केवल 22 विधायक उपस्थित हुए, यह असाधारण घटना है। अब आप समझिए कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत के मान रहे थे ब्रांड में जो हमने मैंने इम्तियाज जलील का ट्वीट खोल लिया। ये अभी मुझे कह रहे थे मेरा होमवर्क कमजोर होता है, इनको बताता हूं। इम्तियाज जलील ऑल इंडिया MIM के सांसद है, इन्होंने ट्वीट किया था, हमारी पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए राज्यसभा में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने का फैसला किया। महाविकास आघाड़ी, जिसमें शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी, आप लोगों ने ऑल इंडिया MIM के साथ गठबंधन किया। वो ऑल इंडिया MIM जो औरंगजेब की मजार पर जाते हैं जिनके नेता, ये हिंदुत्व आपका। आप लोगों ने ऑल इंडिया MIM के साथ गठबंधन किया आनंद जी, ऑल इंडिया MIM, औरंगजेब की मजार पर जाने वाले ऑल इंडिया MIM अकबरुद्दीन ओवैसी। और ये इम्तियाज जलील ने बताया कि बीजेपी को हराने के लिए राज्यसभा में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने का फैसला किया। महाविकास आघाड़ी मतलब शिवसेना के नेतृत्व वाला गठबंधन। अधिकार है तो आप इसमें शिवसेना को क्यों घसीट रहे हैं? औरंगजेब भक्तों के साथ गठबंधन कर लिया, आपने औरंगजेब प्रेमियों के साथ गठबंधन कर भाई लिया। हमारी सरकार तो 2.5 साल पहले बनी है, ओवैसी तो मजार पे अभी गया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं अमन भाई? अच्छा चलिए, हमारी सरकार 2.5 साल पहले बनी करेंगे भाई, लोग तय करेंगे। अवधेश जी भी मुस्कुरा रहे, अवधेश अवस्थी भी लोग ही तय करेंगे, लोग ही तय करेंगे, लोग ही तय करेंगे। पार्टी से वो ओवैसी की पार्टी जिनके जो अकबरुद्दीन ओवैसी वो औरंगजेब की मजार पर जाते हैं, और आप कट्टर हिंदुत्ववादी गर्व से कहते हैं बाला साहब की पार्टी, और आप लोगों ने ऑल इंडिया MIM से गठबंधन किया। शिंदे जी भी नाराज है और आप भी सच्चे शिवसैनिक हैं, विरोध करिए आप भी।
आपको करना चाहिए। बोलिए मैं सच्चा शिव सैनिक हूं, मैं ऐसे लोगों के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन सत्ता की बेड़ियां। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। सैनिक आनंद जी बिल्कुल बिल्कुल सच्चे हैं आप। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक। 10 साल के लड़कों की बच्चा आर्मी बना रखी है और कहा जा रहा है कि इसी वजह से रमजान कादिरव इतनी कम उम्र में ही युद्ध के मैदान में अपने बेटे को उतारने का दम भरते हैं। कादिरव की यही बच्चा बटालियन बड़े होकर चेचन की स्पेशल फोर्स के खूंखार लड़ाके बनते हैं। कादिरव की इस बच्चा फौज का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ बच्चे खिलौनों की तरह हाथों में बंदूक पकड़े दिखाई दिए। दावा है कि पहले चेचन युद्ध के बाद से ही जंग में बच्चों का इस्तेमाल शुरू हो गया था और यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दौर में भी चेचन के बच्चा कमांडर रूस के लिए जीने मरने की बात करते सुनाई दिए थे। हालांकि रमजान कादिरव के बेटे को यूक्रेन युद्ध में उतारने की भनक तब लगी जब वो अपने बेटे अदम कादिरव को अपने साथ मारियोपोल के एक अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां रमजान कादिरव ने अदम की मुलाकात अपने खास कमांडर रुस्लान जेरेमियेव से करवाई थी। कहा जा रहा है कि उस वक्त मारियोपोल में रमजान कादिरव के अपने बेटे को ले जाने पर कई बातें सामने आई थी और तब ये कयास लगाए गए कि वो अदम को जंगे मैदान में इसलिए लेकर पहुंचे ताकि वो जंग की बारीकियों को सीख सके। रुस्लान जेरेमियेव से मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई थी उनमें चेचन फोर्स के चीफ का बेटा अदम कादिरव सेना की वर्दी में दिखा। हालांकि कादिरव ने इसे अदम का पहला कदम बताया, जबकि अदम को मारियोपोल ले जाने के पीछे दावा ये किया गया कि युद्ध में अदम को बर्बर बनाने के लिए रमजान कादिरव ने अपने बेटे को जंग के मैदान में उतारा ताकि वो उसे युद्ध कौशल का पाठ सिखा सके। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन की सेना के कई बड़े अधिकारियों की मौत हो गई। बताया गया कि रूसी फौज ने यह हमला उस वक्त किया जब जेलेंस्की की सेना के अधिकारी एक बड़ी बैठक कर रहे थे और तभी पुतिन की सेना ने यूक्रेन के नीप्रो शहर के पास से कलिब्र मिसाइल से हमला किया, जिसमें कई अधिकारियों की मौत हो गई। खबर है कि रूस का हमला इतना जोरदार था कि बैठक में मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। बताया गया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान हुआ और उसके कुछ जनरल भी मारे गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले के बाद एक बयान भी जारी किया जिसमें उसने यूक्रेन की सेना के 50 बड़े अधिकारियों को मारने का दावा किया। यही नहीं, रूस ने यह भी दावा किया कि उसने यूक्रेन के कई रॉकेट लॉन्चर और बख्तरबंद गाड़ियों को भी बर्बाद कर दिया। बताया गया कि रूस ने यह हमला यूक्रेन की सेना पर पलटवार करने के लिए किया था, क्योंकि कुछ दिन पहले यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया था। तब जेलेंस्की की सेना ने दावा किया था कि उसने एक दिन में ही रूस की सेना के 90 सैनिकों को मार गिराया। इतना ही नहीं, उसने पुतिन की फौज के कुछ बड़े अधिकारियों को भी मारने की बात कही थी। खबर है कि रूस ने अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए ही यूक्रेन की सेना पर कलिब्र मिसाइल से हमला किया, जिसमें यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं रूस और यूक्रेन की जंग भले ही अभी खत्म न हुई हो, लेकिन खाना बनाने के तेल की कीमतें कम होनी शुरू हो गई हैं। यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से ही भारत में खाना बनाने का तेल महंगा बना हुआ था और खाने का तेल लगातार महंगा हो रहा था, चाहे सूरजमुखी का तेल हो, रिफाइंड ऑयल हो या फिर सरसों का तेल। खाने में इस्तेमाल होने वाले हर तेल में जैसे आग लगी हुई थी। लेकिन सब एमएलए वहाँ हैं, उसमें से बहुत से लोग हैं वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा, उनकी घेराबंदी की। ठाकरे सरकार की उल्टी गिनती का प्रारंभ अब ठाकरे सरकार कुछ दिन की मेहमान है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में वहाँ जो गवर्नमेंट चला है, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें लगती नहीं। मुझे लगता है कि उद्धव जी ठाकरे साहब सब एमएलएस को साथ में रखने में कामयाब हो गए। सीधा सा सवाल, क्या हिंदुत्व पर टुकड़े टुकड़े शिवसेना? क्योंकि एकनाथ शिंदे नाराज है कि हिंदुत्व से समझौता नहीं किया जाएगा। ये हम सच्चे शिवसैनिक हैं और ये उद्धव जी का अग्निपथ है। क्या अग्निपथ? उद्धव जी का अग्निपथ। अमिताभ जी आप बोलिए, ये आपको लग रहा है कि मतलब जो एमएलसी में जो हुआ, जो 28 वोट ऊपर पड़ गए थे बीजेपी को, जो 5 बार जीत नहीं सकता था, और राज्यसभा चुनाव, ये वहीं पर खेला शुरू हो गया था, तभी समझ में आ गया था कि कुछ खेल चल रहा है। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि थी बीजेपी और उनके रणनीतिकारों की। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब 5वीं सीट जो विधान परिषद की थी वो बीजेपी का जीतना, उनके पास 0 वोट थे।
अमन, उनका 0 वोट थे और 28 वोट मिले हैं और वो पूरी की पूरी एक विधान परिषद की सीट जीत गई। राज्यसभा में एक एक्स्ट्रा सीट जीतना। ये 28 के 28 शिवसेना वाले थे। शिवसेना के भी थे, कुछ निर्दलीय थे, कुछ क्रॉस वोटिंग थी। एनसीपी के भी लोग बता रहे हैं कि एनसीपी के लोग भी थे। तो इस संभावना से इनकार नहीं करना चाहिए। आनंद दुबे जी सुन रहे हैं कि नाराजगी पार्टी के बाकी शिव सैनिक जो एमएलए हैं उनमें भी थी। बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर थी। अभी आनंद भाई का नहीं पता ये शिंदे कैंप से हैं, उद्धव कैंप से हैं। इनको भी बड़े फोन आ रहे थे ब्रेक में, मैं देख रहा था। आनंद भाई का भी नहीं पता अभी। आनंद भाई क्यों, बिल्कुल सही कह रहा हूँ आनंद भाई, मतलब आपको भी बड़े फोन, आपका भी नहीं पता आप शिंदे कैंप में हो कल को या उधर। आवाज आ रही है आनंद? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। आनंद जी, मैं आपको भी बड़े ब्रेक में अभी फोन वगैरह आ रहे थे, आपका भी नहीं पता आप शिंदे कैंप से हैं, उद्धव कैंप से हैं? सर, मैं आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के और आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं और पार्टी का प्रवक्ता हूं। तो अब इसके लिए मैं सर्टिफिकेट अभी नहीं बनवाया हूं, अगर आप कहेंगे तो भविष्य में लेकर आऊंगा। अच्छा, शिंदे कैंप से नहीं है आप, ठीक है। इसी में मैं जोड़ रहा था। चलिए अमिताभ जी बोलिए। इसी में मैं जोड़ रहा था कि अगर 28 एमएलए वोट कर रहे हैं जिसमें 22 से 23 शिवसेना के हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं। हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन विधायकों की शिकायत है। अरे सर, कहां से आंकड़ा लाते हो सर? अगर 28 सीटें, अरे उनका आंकड़ा 33 है। आप विधान परिषद की बात कर रहा हूं मैं। कैसे मुफ्त की वोट मिल गए? मुफ्त के अरे मैं विधान परिषद की बात कर रहा हूं। विधान परिषद में शिवसेना के 2 उम्मीदवार थे, उनको मिनिमम 26 वोट देने थे, दोनों को 52 वोट मिले हैं और हमारे पास 55 थे, 3 वोट कम थे और आप कह रहे हैं कि 28 बीजेपी से लाते हैं। अच्छा, मैं बताता हूं, मैं आंकड़ा दूं आनंद भाई, आपको ऑफिशियल आंकड़ा दे दूं, मैं दे देता हूं। बीजेपी के वोट थे 106 और वोट कितने मिले? 133। तो 106 माइनस 133 कहां से आ गए? शिवसेना के थे। अरे सरकार तो क्या शिवसेना के थे? शिवसेना के पास 54 वोट, 55 वोट थे। 55 में से 52 तो हमारे आदमी को पड़ गए, बचे 3 वोट। अच्छा चलिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए फिर। आज जो इमरजेंसी बैठक बुलाई, 55 में से कितने प्रकट हुए? 22 आए। तो 33 कहां गए? 33 नॉट बाकी बंधक बने हुए हैं गुजरात में, गुजरात पुलिस की सुरक्षा में बंधक बने हुए हैं। ये वहां गए? हमारे विधायक बंधक हैं, उनके परिवार के लोग एफआईआर कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग एफआईआर कर रहे हैं। अच्छा, वो बंधक है, वहां गए क्यों ये? एकनाथ शिंदे जी ले गए। अच्छा, बीजेपी उठा के ले गई, आप ये कह रहे हैं? एकनाथ शिंदे जी ले गए। शिंदे जी किडनैप करके ले गए इनको? सब में चोर है, विधायक है। नहीं, ये बोल के ले गए कि सूरत चलना है, सूरत चलना है। अच्छा, तो वो ऐसे भोले भाले थे विधायक, क्यों जाना है, क्या करना है, कभी क्या होने वाला है? लोगों ने सूरत देखा नहीं था। सारे विधायक, अमन जी, बाकी विधायकों ने सारे विधायक देखा नहीं था। 10 साल से शिंदे साहब के संपर्क में रहते थे, इसके लिए वो गए वहां पर। लेकिन जब गए तो उसका एक वीडियो नहीं आ रहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आ रही, एक फुटेज नहीं आ रहा, कोई बीमार तो नहीं है, कोई बंधक तो नहीं है। और विधायकों के फुटेज या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई गलत बात है अमन जी? अच्छा, शिंदे जी क्यों चले गए? गलत बात है। शिंदे जी क्यों चले गए? एक मिनट, आपकी पुलिस तो देश भर में घूम के टूट पड़ती है, भेजिए ना महाराष्ट्र की पुलिस को। शिंदे जी क्यों चले गए? शिंदे जी कैबिनेट के मंत्री हैं, ठीक है। शिंदे जी के पुत्र सांसद हैं, ठीक है। शिंदे जी थाने महानगर पालिका के सर्वे शर्मा हैं, उसके बाद भी नाराज हो गए। कोई नाराज हो जाए तो अमन जी हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, लालच नहीं है, व्यक्तिगत नाराजगी होती है। लालच वाला सत्ता लालच वगैरह कुछ नहीं है, नाराजगी है। नाराजगी क्यों है? अब ये तो शिंदे साहब बताएंगे। वो तो कह रहे हैं हिंदुत्व से समझौता नहीं, हम सच्चे शिव सैनिक हैं। तो आप लोग नकली हैं क्या? आज समझ में आया, 2.5 साल के बाद समझ में आया, सरकार के बनने के 2.5 साल के बाद ये समझ में आया कि हम हिंदुत्व के साथ हैं। ये अवधेश जी बोलेंगे। अवधेश जी, 2.5 साल मलाई खा रहे थे, 2.5 साल बाद अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया, प्रकट हो गया मन में, और ये बहुत सही सवाल है आनंद जी का। अवधेश जी आप बोलिए। 2.5 साल तो सत्ता की मलाई खा रहे, 2.5 साल बाद शिव सैनिक, ये गठबंधन तो 2.5 साल पहले हुआ था। ये कहना ठीक नहीं है कि 2.5 साल में अचानक हुआ है। अच्छा, देखिए, कभी भी विद्रोह करने के पहले 100 बार सोचता है व्यक्ति। एक समय आता है, उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार के खिलाफ शिवसेना में विद्रोह करना, इसको सामान्य घटना मानते हैं क्या? जहां की पुलिस और पूरा प्रशासन एक आवाज उठाने वाले को जेल में डालता है, देशद्रोह का केस होता है, उसमें इस समय साधारण घटना है क्या? इसलिए कह देना कि मलाई खा रहे थे।
मैं आप लोग तो चुनावी गणित देख रहे हैं, मैं भी गणित देख रहा हूं, लेकिन मेरे लिए इसका मूल महत्व यह है कि सरकार वो रहेगी जाएगी, यह छोटा प्रश्न हो गया है। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या वाकई अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना का अस्तित्व महाराष्ट्र की राजनीति में इतना ही प्रभावी रह पाएगा? क्योंकि एक बार अगर विद्रोह हो गया, 22 विधायक वहां है, 33 बाहर है, तो व्यक्ति की आभा कमजोर हो जाती है और उसके बाद फिर उस रूप में पार्टी को खड़ा करना असंभव रहा है। भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए मेरी दृष्टि में आज का विद्रोह शिवसेना के प्रभावी पार्टी के रूप में अस्तित्व के पतन का शुरू हो गया। सरकार तो आएगी जाएगी रहेगी। मैं ये पूछ रहा हूं कि इस समय एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है? 25 मिनट तो बात हो गई उद्धव ठाकरे साहब को। अब उद्धव ठाकरे से बात में अगर कह रहे हैं कि भैया मैं नहीं आने वाला हूं, अगर आप भाजपा के साथ जाते हैं तभी मैं आऊंगा, नहीं तो मैं विद्रोह करूंगा, मैं सरकार को गिरा दूंगा। तो ये कोई सामान्य घटना आपको लग रही है कि भाजपा के साथ आना मतलब विचारधारा आना? जो संजय राउत हैं, जो उनके ये बहुरंगी सेना के अब अकुशल जो है एक छाया सेनापति बने हुए हैं। आनंद जी एक मिनट पहले अवनीश अवस्थी और अमिताभ जी बोलेंगे। सेकुलरिज्म के आधार पर हम मजबूत हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे में अवनीश अवस्थी जी शिवसेना और उसके आधार पर मजबूत है, तो पता चला कि वो सीमेंट नहीं होकर मोमबत्ती है। अभी अवस्थी जी कह रहे थे, मैं पूछ रहा हूं शिव सैनिक से कि एक और ज्ञान वापी की लड़ाई चल रही है, मथुरा की लड़ाई चल रही है, और शिव सैनिक को लगता है कि हम चुप बैठे, वो बर्दाश्त करेगा क्या? उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाई जा रही है, सड़कों से नमाज खत्म हो गया, ये मांग शिवसेना की थी। तो आप समझते हैं कि शिवसेना वहां बर्दाश्त कर रहेगी? मतलब ये कोई सामान्य विद्रोह नहीं है, सत्ता का भी हो सकता है, लेकिन सत्ता से बड़ा विद्रोह है और शिवसेना के अस्तित्व पर सबसे बड़ी चोट है। और मैं एक पत्रकार के रूप में आपको घोषणा करता हूं कि अब शिवसेना आने वाले चुनाव में इस रूप में कम से कम कुछ चुनावों तक तो खड़ी नहीं हो सकती है। ये बहुत बड़ा धक्का है। चलिए ठीक है, अब अवनीश अवस्थी जी, अब आप बोलिए। अवनीश अवस्थी, मतलब इमेज बहुत डेंट हो गई है, ज्ञानवापी, काशी, मथुरा, लाउड स्पीकर और ये सारे विवाद हुए, उसमें शिवसेना का पाला थोड़ा सेकुलर साइड वाला था, सो कॉल्ड सेकुलर, छद्म धर्मनिरपेक्ष। बोलिए अमन, आपने शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि पिछली बार आपने शौर्य दिवस 6 दिसंबर को कब मनाया था? शिवसेना वो तो अलायंस के बाद कहां बन पाएगा? सत्ता के लिए लड़ने वाली नहीं थी, बिल्कुल साफ बिना किसी हिचक और संकोच के हिंदुत्व की बात करने वाली, बाबरी मस्जिद को गिराने का अपने श्रेय लेने वाली, बिना किसी इफ एंड बट के सेकुलर नहीं, वो कहते हैं हम हिंदुत्ववादी पार्टी। ऐसी पार्टी का वो शिव सैनिक मैंने रोते हुए देखा है हजारों शिव सैनिकों को, जिस दिन ये कहा गया कि मैं राहुल गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं। जब सावरकर को गद्दार कहा गया, मुझे मालूम है कि शिव सैनिक के भीतर क्या आग लगी थी। मुझे मालूम है कि शिव सैनिक ने देखा कि औरंगजेब की मजार पर सजदा करने वाला व्यक्ति इस सरकार को, जिस सरकार का अंग, जिस सरकार का नेतृत्व शिवसेना कर रही है, उस सरकार को समर्थन दे रहा है, उस सरकार को वोट दे रहा है और वो ले रही है वो। अच्छा, तो ये रीजन सारे की आंखें निकाल ली थी। ये सारे रीजन हो सकते हैं। सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, अवधेश जी ने कहा कि सवाल सरकार का नहीं है, पार्टी का है। ये ठीक है, पार्टी खत्म हो रही है। पार्टी का जो बेस था, जो ग्राउंड था, जिस जमीन पर खड़ी हुई थी पार्टी, जब वो जमीन ही नहीं रही तो पार्टी कहां से रहेगी वो? अमिताभ जी, बताइए ना। अमिताभ जी पहचान भी खत्म हो रही है, पार्टी भी खत्म हो रही है, तो एक रास्ता वो जो अभी ऑफर दिया शिंदे जी ने कि बीजेपी के साथ अलायंस कर लो, इसके कितने चांसेस आपको लगते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता उद्धव मानेंगे, क्योंकि दो चीज है। एकनाथ शिंदे अलग, आनंद जी आ रहा हूं, एकनाथ शिंदे अलग हुए, अमन से 3 चीजें साफ है। छगन भुजबल पार्टी से अलग हुए थे, बाला साहब ठाकरे से, लेकिन शिवसेना का प्रभाव कम नहीं हुआ था। नारायण राणे अलग हुए, शिवसेना का प्रभाव कम नहीं हुआ। लेकिन इस बार पहली बार, मैं पहले भी कहा कि एकनाथ शिंदे गए हैं, साथ उनके एमएलए भी गए हैं, 2 दर्जन से ज्यादा एमएलए उनके साथ वहां मौजूद हैं। अगर हम माने सूत्रों की तो 37 एमएलए वहां पर मौजूद हैं। ये सबसे बड़ा झटका है शिवसेना के लिए, क्योंकि अपने एमएलए का अगर आला कमान से डर खत्म हो रहा है, वहां जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की बात कर रहे हैं आनंद जी, बीजेपी इस बार वेट एंड वॉच की पॉलिसी
एमआईडीसी में है। देवेंद्र जी भी इस पर बुरी तरह से खामोश हैं, एक बयान अभी तक नहीं आया है, न सूरत से न दिल्ली से। शिवसेना के भीतर जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है उसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान है। शिवसेना के विधायक अलग होते हैं तभी कुछ होगा, आगे की बात। देखिए ऐसा होता है जब अलायंस होता है, शायद संभवतः आप ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन आनंद जी करना चाहता हूं मैं 1 मिनट। अच्छा अवधेश जी आप बोल लीजिए आप अवधेश जी, मैं फहमीदा जी और आनंद जी के पास जाना है, आप बोल लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए आइडियोलॉजी से हटना और राजनीति पर प्रभाव डाला है। इस समय महाराष्ट्र में शिवसैनिकों का असंतोष यह है कि इस पार्टी से देखिए कांग्रेस तो इस समय काट के उल्लू की तरह है, उसको कोई लाभ नहीं हुआ। इस सरकार को शरद पवार चला रहे हैं, वो एक सुपर मुख्यमंत्री की तरह है। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को समझा दिया, क्योंकि जब विचारधारा आपकी नहीं रहती है, सरकार चलाना होता है, तो आपने शरद पवार को पकड़ा कि किसी ढंग से सरकार चले। तो अब क्या हुआ है कि शिव सैनिकों में जो संजय राउत के थोड़े बहुत करीबी हैं, उनको तो सत्ता का लाभ मिल गया, पूरा लाभ एनसीपी को मिला है इस सत्ता का। तो आइडियोलॉजी हटने के साथ साथ पार्टी का प्रभाव कमजोर हुआ और नेता शरद पवार बन गए हैं। तो इसके कई कारण आपको दिखाई देंगे विद्रोह के, लेकिन मूल बात वही है कि एक एक शिव सैनिक जो कम से कम 45 साल से ऊपर का है, वो महसूस कर रहा है कि हमारी पार्टी खत्म हो रही है, क्योंकि जब विचारधारा नहीं तो पार्टी कहां से रहेगी। तो ये एक बड़ी घटना। मैं एक लाइव डेमो कर लेता हूं कि हो सकता है आनंद भाई भी सच्चे शिवसैनिक है, मैं जानता हूं उनको, कई बार सालों साल डिबेट करी है, सच्चे शिवसैनिक है, ये सावरकर के खिलाफ सुन नहीं सकते हैं, मुस्कुरा रहे। 6 दिसंबर शौर्य दिवस अभी भी मानते हैं आप? अंदर से सच बताइएगा, 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस को क्या आप आनंद भाई सच्चे शिवसैनिक कहेंगे कि हाँ अमन जी 6 दिसंबर आज भी मेरे लिए शौर्य दिवस है, हाँ या ना? आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा कि यदि शिवसैनिकों ने बाबरी को ढाया है, ढांचा गिराया है, तो मुझे इसका अभिमान है, मुझे इसका गर्व है। ठीक है, अब इसको रिकॉर्ड करके आप कहें तो यूट्यूब पे डाल दूं। ठीक है, आपके चैनल पे भी लाइव बोल ही रहा हूं। 6 वीर दिसंबर सावरकर जी हमारी आत्मा में है, हमारे मन में है, हमारे दिल में है। आखिरी बार कब 6 बनाया दिसंबर हमारे लिए शौर्य दिवस? तो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। मैं नहीं समझ रहा अमन जी, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, अभी पता लगेगा, अभी पता लगेगा, खुलकर पूछता हूं। आपकी सहयोगी बैठी है नीचे फहमीदा, बिल्कुल अभी यही लाइव डिबेट सरकार चला रहे हैं ना फहमीदा जी। 6 दिसंबर शौर्य दिवस या काला दिवस? 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस शौर्य दिवस या काला दिवस? फहमीदा जी अभी पता लग जाएगा। फहमीदा जी बोलिए। आपने आनंद दुबे जी को फंसा दिया। नहीं, अभी पता लगेगा। फहमीदा जी बोलिए। अभी लाइव बोलूंगा, अभी लाइव ऑडियो मैम अनम्यूट कर दीजिए फहमीदा जी, शायद आप स्काइप पर आप म्यूट कर लिया आपने। हाँ अनम्यूट कर दीजिए फहमीदा जी। सर। हाँ फहमीदा जी अब आवाज आ रही है आपकी। 6 दिसंबर शौर्य दिवस या काला दिवस? अमन जी मुझे एक बात बताइए, आज बीजेपी 6 दिसंबर शौर्य दिवस या काला दिवस? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरी बात पूरी सुनिए पहले। नहीं पहले बताइए 6 दिसंबर शौर्य दिवस या काला दिवस? आप मेरी बात सुनिए पहले। 6 दिसंबर शौर्य दिवस या काला दिवस? 6 दिसंबर शौर्य दिवस या काला दिवस? नहीं, पीडीपी के साथ में सत्ता किसने स्थापन की? ठीक है, तो आप लोगों का अलायंस पीडीपी बीजेपी वाला है, आप पीडीपी है इसमें। मेरे को रूपरेखा बताइए, हिंदुत्व की रूपरेखा क्या है, उसका सर्टिफिकेट आनंद जी बुलवा दीजिए। अब बताइए, ये आपके सहयोगी है ना, ये आपके सहयोगी है। एक और लाइव डेमो लूं अभी। सावरकर कौन? फहमीदा जी सावरकर कौन? साबित करना पड़ेगा। फहमीदा जी सावरकर कौन? माफी वीर या वीर? मेरी बात सुनते नहीं है, मुझे बोलने देते नहीं है। अमन जी मैं आपको वही बोल रही कि बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा लेके चल रही है, तो पीडीपी के साथ सरकार बनाई, जब हिंदुत्व का मुद्दा कहाँ था उनका? कश्मीर में सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, पीडीपी के साथ में वहाँ उन्होंने सत्ता बना दी। आज हिंदुत्व का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? बर्थ सर्टिफिकेट हमको बीएमसी से मिलता है, हिंदुत्व का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? फहमीदा जी एक मिनट, अवनी जी हम सीखेंगे नहीं, एक एक करके आराम से बोलने दीजिए। पीडीपी का साथ लिया ना, चलिए बोलिए और बोल दीजिए। एक मिनट अवनी जी श्रवस्ती बीच में नहीं प्लीज सर, आपके पास आऊंगा सर, प्लीज एक एक करके बोलेंगे, बहुत टाइम है मेरे पास। फहमीदा जी आपने कंप्लीट कर लिया, मैं सवाल का जवाब देंगे आप? सावरकर माफी वीर या वीर? हमारे लिए तो सावरकर कभी भी वीर नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने गांधी जी के साथ धोखा किया था। चलिए वीर नहीं है सावरकर। आनंद जी ऐसे लोगों के साथ हैं, आपको बुरा लग रहा है, आप डिबेट में इनको चुप कराइए, बोलिए इनके खिलाफ। अमन जी
वीर सावरकर जिसका नाम ही है, आप लोग आपस में तय कर लीजिए। वीर सावरकर जी के हर जन्म दिवस में है भाई, और उनके श्रद्धांजलि वाले दिवस दिन हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसे वीर सावरकर का सम्मान पूरा भारत करता है, शिवसैनिक करते हैं। ये सम्मान है तो फहमीदा जी को बोलिए। फहमीदा जी आप गलत कह रही हैं, आप बोलिए ना, आप बात करिए, आपस में बात कराइए इनकी, बोलिए। आप उनसे बात करिए, आप उनसे। वो सावरकर को बुरा बोलेंगे, बात करिए। वो सावरकर के खिलाफ बोलेंगे, आपको बुरा नहीं लगेगा? आप तो सच्चे शिव सैनिक थे। वो कहाँ खिलाफ बोल रही है? वो बोल रहे हैं मेरी नजर में वीर नहीं है, वो माफी दे। अमन जी बिल्कुल खिलाफ अमन जी, वो बोल रही है मेरी नजर में वीर नहीं है, माफी। इनके नेता राहुल बोल रही, इनके खिलाफ नहीं बोल रही है। अमन जी अच्छा जबरदस्ती अपने शब्द। अरे राहुल गांधी बोलते हैं माफी वीर, मैं सावरकर नहीं हूँ, माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी बोलते हैं, है ना उनके साथ अलायंस आपका? वो कांग्रेस से पूछिए। अरे अलायंस तो आप ही पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए। अलायंस तो आप ही का है भाई। अरे भाई वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए। यही स्टैंड डाइल्यूट हुआ है, आप समझ रहे हैं? उनकी खुद की एक पार्टी है। चलिए ठीक है, उनकी खुद की एक पार्टी है, हमारी खुद की एक पार्टी है। ठीक है ठीक है। हम अपनी आइडियोलॉजी पे बात करेंगे। अच्छा एक बार आप नंबर बता दीजिए, मुझे आगे बढ़ना है जल्दी से। नंबर कितने बच्चे हैं अभी आपके पास? 55 में से कितने बच्चे हैं? कोई दावा आपका आनंद भाई? 22 हमारे पास आपको बताया कि वर्षा बंगले पर जाकर चिट्ठी दिए हैं। ठीक है। बाकी एमएलए भी आज रात तक और कल दिन तक आ जाएंगे, और अंत में शिंदे जी अकेले ही बचेंगे, ये भी आज आपको बता रहा हूं। ठीक है। अच्छा शिंदे अकेले बचेंगे, ठीक है। ठीक, बोलिए आप। अवनीश अवस्थी जी, आज पहले अमिताभ जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले अवनीश अवस्थी। शिंदे जी अकेले बचेंगे, सारे वापस आ जाएंगे, सबको मना लिया जाएगा। अमन जी एक बात मैं उन लोगों को बड़े साफ साफ बता दूं जो पीडीपी के बारे में कहते हैं। जो पीडीपी देशद्रोही पार्टी के साथ बीजेपी थी, आज वो पीडीपी साथ में बैठी हुई थी अभी राष्ट्रपति चुनाव के समय में कांग्रेस और तमाम ऑपोजिशन पार्टी के साथ। एक बात। दूसरी बात, अगर बीजेपी को सत्ता चाहिए थी तो सत्ता इस समय भी बीजेपी के पास है, उपराज्यपाल और राज्यपाल के माध्यम से, तब भी सत्ता ले सकती थी। लेकिन 28 चुने हुए विधायकों को कश्मीर की कश्मीरियत के साथ मिलाकर के चलने की एक कवायद हुई थी, एक कोशिश हुई थी, और उस कोशिश के कारण ही उसके कारण ही बाद में धारा 370 हटाने पे बीजेपी सफल हो पाई। आप लोग न माने मत माने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, मैं अमन जी बड़ी साफ सी बात कह रहा हूं कि ये लोग जो कह रहे हैं वो कांग्रेस से पूछिए, सावरकर को गद्दार कहने वाले बाला साहब को याद करके स्मरण करके कहिए जिन्होंने किसकी फोटो पर जूते मारे थे। उनको नहीं लगता था कि जिसने कह दिया मुझे क्या लेना देना, मैं तो सावरकर को मानता हूं। ये बाला साहब की पार्टी थी, ये बाला साहब का ये विचार था। सावरकर को उनके सामने उनके रहते हुए कोई गद्दार कह दे और उनके सामने खड़ा रह जाए, ये संभव था क्या आनंद दुबे? मुझे मालूम है मराठी मानुस की भीतर क्या आग क्या लगी हुई है। जिस सरकार में वो पार्टी हो जो सावरकर को माफी कहती हो, गद्दार कहती हो, उसके साथ आप सरकार चलाएंगे सत्ता चलाने के लिए, सत्ता पाने के लिए? सत्ता के लिए तो कभी भी बाला साहब ठाकरे ने अपने परिवार के व्यक्ति को तो वो वैसे ही नहीं कहते थे। मनोहर जोशी को जब बनाया था वो किसी और को बना सकते थे, खुद बन सकते थे, नहीं बने वो। फहमीदा जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोल लीजिए फहमीदा जी। आज सरकार चलाने के लिए जो पहले उनको सपने दिखाए कि आप हमारे साथ अलायंस करो, हम आपको आधा 2.5 साल हम मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल शिवसेना मुख्यमंत्री रहेंगे। धोखा तो बीजेपी ने किया, 106, 55 और 106 में अंतर था, मालूम है? 55 और 106 में मालूम है दुगनी सीटें आई हैं बीजेपी की। क्या फहमीदा जी, क्या फहमीदा जी शिवसेना को बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए? फहमीदा जी आपके हिसाब से? आज शिवसेना ने पहले बीजेपी के साथ ही थी, आज बीजेपी ने धोखा किया करके शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी का सरकार बनाई ना। क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कल को शिवसेना आपको धोखा नहीं देगी बीजेपी के साथ जाकर? मैंने पहले ही कहा, राजनीति का मंत्र है कि ना परमानेंट कोई दोस्त होता है, ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। ठीक है। जिस हिसाब से जैसे जिसका फायदा होता है वो काम करते हैं वो लोग। मलाई खाओ। चलिए ठीक है, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। मलाई तो हर बार बीजेपी खाती है, मलाई तो हर बार। आज पूरा देश जल रहा है, उसके बाद में वो अग्निपथ का जो है वो छुपाने के लिए अभी ये लोटस ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया। एक छुपाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऑपरेशन आज पूरा देश जल गया है कि ऑपरेशन लोटस। अच्छा अमिताभ जी रुक जाए ऐसे नहीं। अमिताभ जी, ऑपरेशन लोटस का नाम संजय राउत ने भी दिया, ऑपरेशन लोटस का नाम
कि ऑपरेशन लोटस है, कर्नाटक में भी ऐसे किया था, 2 चरणों में गिराई थी। देखो दो चरणों में दो है। एक ऑपरेशन येदियुरप्पा था जिसमें विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, सरकार बनी, दोबारा चुनाव हुए, विधायक जीत कर आए, सरकार का बहुमत हो गया। दूसरा ऑपरेशन माधवराव सिंधिया था मध्य प्रदेश में। सिंधिया, उसमें सारे लोग बाहर चले गए, यहाँ आए, सत्ता महाराष्ट्र के सिंधिया हैं। तो महाराष्ट्र ये अगर 28 एमएलए चले गए वहां पर, कह रहे कि महाराष्ट्र के सिंधिया। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि 2.5 साल इस बेमेल गठबंधन का नुकसान सबसे ज्यादा किसको हुआ? न एनसीपी को हुआ, न कांग्रेस को हुआ, सबने सत्ता की मलाई खाई। लेकिन अगर शिवसेना के एमएलए भाग रहे हैं आनंद जी, तो मुझे लगता है नुकसान तो जरूर हुआ है आइडियोलॉजिकल लेवल पे, क्योंकि हिंदुत्व का एकमात्र पुरोधा मानी जाती थी शिवसेना। बाला साहब की एक आवाज पर पूरा का पूरा महाराष्ट्र बंद होता था। वो उस मुंबई में, उस महाराष्ट्र में अगर शिवसेना के एमएलए टूट रहे हैं आनंद जी, तो ये मुझे लगता है कि इस बेमेल गठबंधन का सबसे बड़ा नुकसान शिवसेना को ही हुआ है। आप हमारे शुभचिंतक हैं, आपने हमें अभी सलाह दी सर आंखों पर, ठीक है, कुछ कमियां हमारे अंदर हैं, उस कमियों को हम सुधारेंगे। लेकिन ये कह देना कि सरकार गिर जाएगी, हम देशद्रोही लोग हैं, हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है, बीजेपी के साथ यदि आ जाएं तो हम सन्यासी और संत हो जाएं, हम महात्मा हो जाएं, ये सारी चीजें जो हैं वो देश की जनता देख और समझ रही है। ठीक है, अब हमें कितना नुकसान हुआ है, कितना फायदा हुआ है, जब हम लोकतंत्र प्रक्रिया में चुनाव में जाएंगे, जनता हमें आशीर्वाद के रूप में दे देगी जवाब कि हमें एक बड़ी वजह क्या लगती है विनोद? लेकिन मैं फिर आपको आनंद जी, एक बड़ी वजह क्या लगती है, ये सब क्यों हो रहा है? ये 33 के 33 जा रहे हैं, आपका नंबर जो है 33, और शिंदे जी, वजह क्या लगती है आपको? देखिए, ऐसा है कि 33 गए नहीं है, आंकड़ों का आप लोगों का अनुभव नहीं है। जी जी, 33 नहीं जा रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि एक दिन अभी आउट ऑफ रीच है, कल तक हो सकता है सब वापस आ जाएं। ये गए क्यों? अभी आउट ऑफ रीच अभी हैं, अभी आउट ऑफ रीच क्यों जा रहे हैं? नहीं, ये क्यों जा रहे हैं? 2.5 साल से जिस मुख्यमंत्री को WHO से लेके प्रधानमंत्री जी ने सराहा हो, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के समय की तारीफ की हो, उस मुख्यमंत्री से लोग इतने नाराज हो जा रहे हैं कि रातों रात पलायन कर जा रहे हैं। नाराज आपसे नहीं है, कांग्रेस एनसीपी से है, आप समझ नहीं रहे। उद्धव जी के खिलाफ तो किसी एक शब्द नहीं बोला अभी तक। आनंद जी, उद्धव जी के खिलाफ तो एक शब्द नहीं बोला शिवसेना के खिलाफ। शिंदे जी की नाराजगी कांग्रेस एनसीपी से अलायंस से है। कांग्रेस और तो आज आपने नहीं, तो आज आपने अमन जी क्या किया, कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बुलाया अमन जी। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता से बहुत सारे सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ऑफिशियली पूछा गया था, मैं ऑफिशियल बता रहा हूं, उन्होंने इस डिबेट पर आने से मना किया। मैं ऑफिशियली बता रहा हूं आपको, अब बताइए। मैंने ऑफिशियली पूछा था, उन्होंने डिबेट में आने से मना किया। वो आपको नहीं बचा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, वो आपको नहीं बचा रहे हैं। आपका भी भरोसा निकल को आप भी बीजेपी के साथ चले जाएंगे। आनंद जी, ये जो 33 हैं, ये जो जा रहे हैं, कल बीजेपी के साथ चले जाएंगे, अगर हम कल बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो अवधेश जी हमें फिर संत कह देंगे, कहेंगे इनसे सुंदर तो कोई पार्टी नहीं है, इनकी विचारधारा जैसे कोई दल नहीं है। अवधेश जी बोल लीजिए, अवधेश जी, वॉशिंग मशीन है। अवधेश देखिए अमन जी, अब आनंद दुबे जी की अपनी पीड़ा है, वो व्यक्तिगत मुझे बता सकते हैं, टीवी पर नहीं बोलेंगे। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, सरकार मान लीजिए 2-4 दिन आगे पीछे जाएगी, लेकिन मेरा कहना है कि पार्टी की चूल हिल गई है और सरकार की नींव हिल चुकी है। अब ये 1 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, कहना कठिन है। और सबसे जो इसमें जो मूल बात आ गई है कि अब शिवसैनिकों ने जता दिया है कि एक बार चुनाव में भाजपा के साथ जीतने के बाद जो कुछ आपने किया है अभी तक वो गलत था, उसके साथ हम नहीं है। तो यह साबित हो गया कि हम सब लोग जो कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल गलत किया है, वो आज शिवसैनिक साबित कर रहे हैं। इसलिए आनंद दुबे जी, आप साथ चले भी जाएंगे तो ये जो अध्याय, ये जो चैप्टर है, वो अमन जी हो, मैं हूं, हमारे जैसे लोग बार बार और दूसरी पार्टियां भी कोट करके एक अपडेट है मेरे पास। उस बीच आपने क्या बोला था? एक अपडेट है, ये विधायकों को गुवाहाटी भेजा जा रहा है अब 9:30 बजे रात को सूरत से। एक अपडेट है, ये जो 37 शिवसेना के विधायक, एक अपडेट दे रहा हूं जल्दी से, 37 शिवसेना के विधायकों को बड़ी खबर है, अब सूरत से गुवाहाटी, ये वो लोग 9:30 बजे रात को गुवाहाटी जाएंगे। गुवाहाटी मतलब पहले बताया जा रहा था कि महाभारत महाराष्ट्र में, फैसला गुजरात में, अब महाभारत महाराष्ट्र में, फैसला असम में। अमिताभ जी, गुवाहाटी भेजा जा रहा है, 9:30 बजे निकल रहे हैं गुवाहाटी के लिए। 37 आनंद जी, 37 दूरियों से नजदीकियां बढ़ेंगी। हाँ, अरे 22 तो हमारे वर्षा पे बैठे हैं। जी, कमाल है, उसमें एमएलसी भी होंगे सर, एमएलसी भी होंगे उसमें।
एमएलएस की बात, विधायक अब एमएनएस के हम एमएनएस के तो हम प्रवक्ता नहीं है, हम नहीं जानते सर। एमएनएस में एमएलएस एमएलसी पूजा करेंगे, भूत प्रेत सबसे रक्षित होंगे सब विधायक। अमन जी जल्दी से 10 सेकेंड्स। ये अगर अपनी मर्जी से गए हुए हैं तो पुलिस का कहना इतना, फिर इनको चुपचाप से इधर से उधर ले जाना, ये सब क्यों? अगर आप गुवाहाटी जा रहे हैं शिवसेना के 37 एमएलए, सूरत से रात 9:30 बजे। सौबत की एक बात,